हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ़िज़िक्स एग्ज़ाम्स के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है फ़िज़िक्स का, तो उसके रिलेटेड हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने एक असाइनमेंट शेयर की थी दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फ़िज़िक्स। तो आज हम उसके आंसर्स करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में आपको उनके आंसर की तो मिलेगी साथ में उन क्वेश्चंस की कंप्लीट जो आंसर्स हैं उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज। ऑप्शन ए इज 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द लास्ट वन इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी? अब इसमें क्या है कि जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो वो मैक्सिमम किसके लिए होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, दैट इज़ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसके लिए होती है, ये होती है आयरन के लिए, दैट इज़ 2656। ठीक है, अब बट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होती है। तो जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट इज़ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज़ द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। मैक्सिमम किसके लिए होगी, आयरन के लिए होगी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के अकॉर्डिंगली एटॉमिक नंबर के साथ वेरी करती है, तो स्टार्टिंग में फॉर ए लेस देन 20, ठीक है, तो उसमें क्या मिलती हैं, हमें पीक्स मिलती हैं। अगर हम ए 20 से ज़्यादा कर दें, मतलब 20 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या यू कैन से 20 एटॉमिक नंबर, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके बाद जो वेरिएशन होती है वो क्या होती है, वो एवरेज होती है। दैट मीन्स कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, किसके अप्रॉक्सीमेट होती है, दैट इज़ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी। Okay, second question is, if m is the atomic mass, a is the mass number, what is m minus a divided by a called? तो ये जो वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ये क्या होता है हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास डिफेक्ट फॉर द न्यूक्लियस ऑफ नियॉन इज 19.992 AMU। सो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है। तो क्वेश्चन है कि मास डिफेक्ट नहीं गिवन है यहाँ पे हमारे पास, द मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या गिवन है, मास ऑफ द न्यूक्लियस, कि नियॉन का जो मास न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो किसके इक्वल है, 19.992 यू। ये करेक्शन मैंने बता दी थी व्हाट्सएप पे, बट अगर फिर भी किसी ने नहीं की तो ये कर लो, अदरवाइज़ आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर न्यूऑन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी क्या फाइंड करनी है हमें, बाइंडिंग एनर्जी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सो हेयर इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन। सो यहाँ पे हमें सिर्फ मास गिवन है न्यूक्लियस का, नियॉन का, तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो हमें याद करनी पड़ेंगी। सेकेंडली, इन्होंने नियॉन का कोई भी हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं गिवन है, ये भी वैल्यूज़ आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी। सो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10 और मास नंबर कितना होता है 20। दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन्स का नंबर कितना होगा, 10। सो सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सो डेल्टा एम हमारे पास होता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हम कैसे निकालते हैं, सो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है दैट इज़ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए यहाँ पे 10, ठीक है, माइनस
माइनस इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो तीनों हमें किस में दी गई हैं, एटॉमिक मास यूनिट दैट इज़ यू। तो अगर हमें ये वैल्यूज़ यू में गिवन है तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमें जो हम सी की वैल्यू लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 931, और वो वैल्यू ये वैल्यू किस में आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी किस में आ जाएगी, दैट इज़ इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हमने फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व किया तो दोनों को सॉल्व करके ये मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, माइनस कर दिया 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गई, ओनली बाइंडिंग एनर्जी। बट उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें फाइंड करना है तो बाइंडिंग एनर्जी को हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से क्या करना है, डिवाइड। सो बाइंडिंग एनर्जी आई थी 160.9, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं हमारे पास 20, तो डिवाइड करके कितनी वैल्यू आ जाएगी 8.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी ए ऑप्शन होगी वो क्या होगी, करेक्ट होगी। सो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियॉन इज़ अबाउट 8.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए उन्होंने पूछा था कि जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस की वो कितनी होती है। अगर हमने जैसे कोई भी एक एलिमेंट लिया नियॉन, ठीक है, रैंडमली, तो उसकी भी देखिए कितनी आ गई 8.04, अप्रॉक्सीमेटली कितनी है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे भी प्रूव हो गया कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द न्यूक्लियस रेडियस इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ। जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है, रेडियस होता है, वो किसके ऑर्डर का होता है, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर्स। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी कौन सी ऑप्शन हो गई करेक्ट, दैट इज़ ए। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन गिवन है हमें, उनमें सब में जो हमें यूनिट गिवन है वो क्या है, मीटर। तो यही ऑप्शंस आपको फर्मी में भी गिवन हो सकती हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, सपोज कर लीजिए 1 फर्मी, तो राइट आंसर क्या होगा 1 फर्मी, क्योंकि 1 फर्मी किसके इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर आपको ऑप्शंस मीटर्स में गिवन है तो 10⁻⁻15 मीटर इज़ करेक्ट। अगर फर्मी में गिवन है तो आंसर क्या आएगा 1 फर्मी। Next question is the deviation of the charge distribution of the nucleus from spherical symmetry can be estimated by measuring its। तो जब भी हमें न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेविएशन फाइंड करनी है तो हम इनमें से कौन सी वैल्यू फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो लेट्स सी इट्स आंसर। सो इसका आंसर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट होती क्या है, ये क्या करेक्टराइज करती है, इट करेक्टराइज द डेविएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्फेरिसिटी। मीन्स जब भी न्यूक्लियस की डेविएशन होगी फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कौन सी वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, दैट इज़ 1/e integration of rho 3z square minus r square into d tau। now here are the terms क्या रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे, सो टर्म्स रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे, दैट इज़ e इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, रो क्या होती है एवरेज चार्ज, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, और डी टॉ क्या होता है, दैट इज़ वॉल्यूम एलिमेंट। अब इसके बेस पे हमारे पास न्यूक्लियस की 3 टाइप ऑफ शेप आती है। ठीक है, फर्स्ट है कि अगर हमारे पास Q की वैल्यू 0 है, तो Q की वैल्यू 0 है अगर, तो जो न्यूक्लियस की शेप होगी मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी। अगर Q नेगेटिव होगा तो वो शेप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ओबलेट। उसमें जो मेजर एक्सिस होती है दैट इज़ ग्रेटर देन द माइनर एक्सिस। एंड द थर्ड केस इज़ जब Q पॉजिटिव होगा, Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो उसकी शेप क्या होगी, प्रोलेट होगी। एंड द मेजर एक्सिस इज़ लेस देन सेमी मेजर एक्सिस, जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो क्या होगा, लेस देन होगा सेमी माइनर एक्सिस से।
ओके। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर डेविएशन देखनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियाई इंक्रीजेज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस में तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में क्या वेरिएशन होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वही बाइंडिंग एनर्जी एवरेज। अब यहाँ से आपको डिटेल पता चल जाएगी कि कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है। इसमें लेट्स सी द आंसर। तो इसका आंसर है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, मैंने आपको बताया था कि हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये कुछ ऐसा बनता है डायग्राम हमारे पास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब जो हमारा मास नंबर होता है वो लेस देन 20 होता है, सॉरी यहाँ पे होता है ए। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, यहाँ पे देखो ये क्या शो कर रहा है, इरेगुलर होता है एंड हैविंग शार्पली डिफाइंड पीक्स। जहाँ पे भी जो पीक आएगी दैट इज़ जैसे हीलियम के लिए क्या आती है, पीक आती है, तो ये क्या शो करता है, इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस। सेकंड इज़ दिस कि जब हमारे पास जो मास नंबर है वो 20 से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज स्लोली फ्रॉम 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फ्रॉम फॉर आयरन। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर तो मैक्सिमम एनर्जी हमें पूछी है तो वो क्या आएगी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर आयरन। बट जो स्लोली इंक्रीज होता है वो कहाँ से स्टार्ट करता है इंक्रीज होना, दैट इज़ फ्रॉम 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एवरेज वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ए न्यूक्लियस वो कितनी होती है, दैट इज़ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कि अगर जब हमारे पास न्यूक्लियन नंबर 120 से ज़्यादा हो जाता है तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है ग्रेजुअली एंड फॉलिंग टू कितनी वैल्यू पे आ जाती है, दैट इज़ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और ये किसके लिए होती है, दैट इज़ फॉर यूरेनियम 92-238 के लिए होती है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या आ गया कि सबसे पहले तो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो फर्स्ट इंक्रीज़ होगी और बाद में क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी अकॉर्डिंग टू दिस। सो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मास नंबर, मास नंबर, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकिंग फ्रैक्शन में हैव। सो सेकंड क्वेश्चन में हमने पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन किया था, दैट इज m माइनस एम ए डिवाइडेड बाय ए। सो दिस फैक्टर इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। सो पैकिंग फ्रैक्शन की जो हमारे पास क्या इसके फीचर्स होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर बताएंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, बोथ होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, या कोई कुछ भी नहीं होती। सबसे पहले है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या डिफाइन करता है, इट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के इनसाइड जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है न्यूक्लियॉन्स की, वो जो टर्म्स है वो टर्म कौन डिफाइन करता है, दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन और क्या डिटरमाइन करता है, इट मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन क्या डिफाइन करता है, दैट इज़ अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होगा, अगर वो अनस्टेबल है तो वो अंडरगो करेगा फिशन एंड फ्यूज़न प्रोसेसेस टू बिकम स्टेबल। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि जो उसका एक्चुअल आइसोटॉपिक मास है वो लेस है
देन द मास नंबर, जो हम फाइंड आउट करते हैं मास डिफेक्ट में, ठीक है। तो मास डिफेक्ट में हम यही डिफाइन करते हैं ना कि मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल मास नंबर, ठीक है। अब जो मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी आती है, दैट एनर्जी इज़ यूज्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस लीड्स थ्रू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू है तो वो न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू है पैकिंग फ्रैक्शन की तो वो न्यूक्लियस की क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबिलिटी। क्लियर है। सो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, कि इसकी नेगेटिव वैल्यू भी होगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, if the nucleus radius of chlorine 35 is 3.9 Fermi, then the approximate nuclear radius of lead, ये जो वैल्यू गिवन है, एलिमेंट गिवन है, दैट इज़ लेड 206 फर्मी इज़। अब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं आपको करेक्ट करवा देती हूँ। पहले हम इसका आंसर देख लें क्या है। Okay, the solution is, now the radius of chlorine is given and we have to find the radius of lead. So हम यूज़ करेंगे रेडियस का फॉर्मूला, दैट इज़ r इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। मैंने डायरेक्टली दोनों को क्या कर दिया, पहले ही डिवाइड कर दिया, दोनों की मास नंबर की वैल्यूज़ फिल कर दी। आर नोट से आर नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है 206 रेज टू पावर 1/3, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसका ये आइडिया लगाते हैं हम। 5 का क्यूब कितना आता है 125, 6 का क्यूब कितना आता है 216, 26 जो है हमारे पास वो किसके क्लोज है, 216 के, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आएगा ये 206, तो हम इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी कंसीडर कर लेंगे, दैट इज़ 5.9, ठीक है। सिमिलरली हम किसका फाइंड कर लेंगे, रेडियस, दैट इज़ 35 का 1/3, वो कितना आ जाएगा 3.27। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 3.3 भी लिख सकते हो। मैंने ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट की है, इसीलिए डेसिमल के आफ्टर 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ क्लोरीन है वो इस साइड में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ गया, दैट इज़ 7.12 फर्मी। अब जो ऑप्शंस गिवन है उसमें कहीं भी नज़दीक हमारा कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शंस में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो। इसको ए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम करेक्ट कर लें, दैट इज़ 7.08, ठीक है। सो देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शन हमें गिवन है। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, और किसके क्लोज आएगी हमारे पास ये वैल्यू, दैट इज़ ऑप्शन बी 7.08। अब जैसे देखिए हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब लेके चलते हैं तो इतना फ़र्क तो डिफरेंस तो आएगा आंसर का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द मास डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस वेरीज विद मास नंबर ए एज। तो हमें मास डेंसिटी फाइंड करनी है न्यूक्लियस की, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। अब मास ऑफ द न्यूक्लियस किसके इक्वल आएगा, वो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे कैपिटल M से, and this is equal to multiplication of A and M, where capital A is the number of nucleons and small m is the mass of one nucleon। तो वन न्यूक्लियन को हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से क्या कर देंगे, मास मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। अब हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी फाइंड करनी है तो क्या होगा, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो मास वॉल्यूम कितना होगा, स्फेरिकल शेप होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मास की वैल्यू हमने फाइंड कर दी AM, और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो A से जो A है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म्स बच गई वो सारी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट है।
एम भी कांस्टेंट है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन 3 4 पाई आर नोट, ये सभी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, तो डेंसिटी क्या आ गई हमारे पास, कांस्टेंट। तो जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है दैट इज़ ऑप्शन डी। सो मास डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस मास नंबर के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, और यू कैन से इट इज़ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन न्यूक्लियंस फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियाई द बाइंडिंग एनर्जी इज। अभी हमने पैकिंग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ये किया था कि जब उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है पैकिंग फ्रैक्शन की, वो किसकी वजह से होती है, दैट इज़ मास डिफेक्ट की। जो एक्चुअल मास होता है न्यूक्लियस का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द गिवन जो हमारे पास उसका मास आता है, एंड द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू इज़ यूज्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी सो इन द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। सो जब भी न्यूक्लियंस एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वो मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी होती है वो उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस विच देन ब्रेक्स इट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the difference in the mass of resultant nucleus and the sum of masses of the two parent nuclear particle is known as, ये हम बार बार अब कर चुके हैं, this defect is known as mass defect। तो mass defect क्या होगा कि हमारे पास सपोज कर लीजिए z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन्स, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो ये तो हो गया हमारे पास सम ऑफ मासेस ऑफ टू पेरेंट न्यूक्लियर पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। माइनस क्या होता है, दैट इज़ रिजल्टेंट न्यूक्लियस का जो मास होता है। तो ये जो वैल्यू हम लिखते हैं दिस इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस मैजिक न्यूक्लियाई इज़। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है मैजिक न्यूक्लियाई, तो सबसे पहले तो मैजिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई विद द मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मच मोर स्टेबल दैन द अदर न्यूक्लियाई। आप सबने सुना होगा कि मैजिक नंबर वाले जो न्यूक्लियाइज होते हैं वो मच मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूक्लियाई, एंड दीज आर लेस लाइकली टू बी रेडियो एक्टिव, क्योंकि अगर वो स्टेबल हैं तो उनको जो रेडियो एक्टिविटी है जो जिसमें अल्फ़ा बीटा और गामा रेज जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है। और कौन कौन से मैजिक नंबर होते हैं हमारे पास, 2 8 20 28 50 82 एंड 126। मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम, अब हमारा क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है मैजिक नंबर्स की। जब भी हम न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं फॉर अनपेयर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, अलग अलग होती है, प्रोटॉन की अलग होती है, न्यूट्रॉन की अलग होती है। बट जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आएंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन अ न्यूक्लियाई हैव ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अगर किसी भी न्यूक्लियाई का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो मैजिक नंबर की इक्वल हैं, तो उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ज़ीरो के इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। हाँ जी, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रेडिक्ट्स। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया था। उसने प्रेडिक्ट किया था द एक्यूरेट एवरेज मास एंड बाइंडिंग एनर्जी थ्रू द सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। ठीक है, अब हम मास फार्मूला भी एक बार देख लेते हैं। सो सबसे पहले मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमने किया था, तो अगर वहाँ से हम मास निकालेंगे तो z टाइम मास ऑफ प्रोटॉन्स, n टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय
सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंगली जितनी भी करेक्शंस करके आई थी, सो दिस इज़ द फॉर्मूला। जो इसमें फर्स्ट टर्म है दैट इज़ ड्यू टू द वॉल्यूम टर्म, सेकेंड इज़ द सरफेस टर्म, थर्ड इज़ ड्यू टू कूलम्बिक इंट्रैक्शंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, फोर्थ इज़ असिमेट्रिक टर्म दैट इज़ ड्यू टू द unequal number of protons and neutrons, and the last is pairing terms। पेयरिंग जब हम करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तो उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू होती है वो डेल्टा की, सॉरी यहाँ पे होता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस भी आएगा कि अगर इवन इवन है तो प्लस आएगा, ऑड ऑड है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और जो इसकी डेल्टा की वैल्यू इवन ऑड के लिए क्या हो जाएगी, आएगी, मीन्स यहाँ पे 1 आएगी, और इवन इवन के लिए वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल कैन अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ, सो इसका जो आंसर है वो क्या है, दैट इज आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं न्यूक्लियाई एक हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का नंबर और उनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर आपस में क्या होता है, सेम होता है, बट उनकी जो एनर्जी डिफ़र होती है, क्या डिफ़र होता है उसकी एनर्जी एंड मोड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, कि उनका जो डिके का मोड होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोमर्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, लिक्विड ड्रॉप मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन, सो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने क्या किया था कि सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली उसने मास ऑफ द न्यूक्लियस करेक्टली एक्सप्लेन किया था, बाइंडिंग एनर्जी की जो करेक्शन टर्म्स थी वो करेक्टली एक्सप्लेन की थी, बट लिक्विड ड्रॉप मॉडल फेल हो गया था जब वो मैजिक नंबर्स, जब बात आई थी कि जो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं, तो जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंडली वो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, सी, बोथ ए एंड बी। ना तो वो स्पिन, न्यूक्लियर की स्पिन कैलकुलेट या एक्सप्लेन कर पाया, ना ही वो मैग्नेटिक मूवमेंट, और जो थर्ड मेन है कि वो मैजिक नंबर्स को भी डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस इज़ बेस्ड अपॉन, जो शेल मॉडल है न्यूक्लियस का वो इंडिपेंडेंट मॉडल है, दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट मॉडल। इंडिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, मींस इनमें कोई भी इंट्रैक्शन हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होती। प्रोटॉन्स की फीलिंग लेवल्स में अलग करते हैं, न्यूट्रॉन्स की फीलिंग क्या करते हैं, अलग करते हैं, और किसके अकॉर्डिंगली करते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। सो शेल मॉडल है जो न्यूक्लियस का, दैट इज़ बेस्ड अपॉन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, semi-empirical mass formula for the binding energy of a nucleus contains a surface correction term. The term depend on the mass number of the nucleus as, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो सरफेस करेक्शन टर्म में क्या होता है, दिस इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो क्या होता है कि जैसे ये डायग्राम में हमने शो किया है कि जो इनसाइड होगा न्यूक्लियस तो उसकी इंट्रैक्शन तो क्या होगी, अपने सराउंडिंग हर एक न्यूक्लियस से होगी, न्यूक्लियन से होगी, बट जो सरफेस पे प्रेजेंट है उनकी सिर्फ, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, उसकी जो इंट्रैक्शन होगी वो सिर्फ अपने नेबरहुड जो उसके आसपास है न्यूक्लियॉन्स उसके साथ होगी। तो इसी वजह से जो हमारे पास जो करेक्शन टर्म आती है वो सरफेस करेक्शन टर्म आती है, जिसके अकॉर्डिंगली हम इसका क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया न्यूक्लियस क्या होता है, 4πr²। आर की वैल्यू हमें पता है, r = r0 a raised to power 1/3। सो सरफेस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, r², 4π इज टेकन एज कांस्टेंट, तो r² की वैल्यू यहाँ पे r0 भी कांस्टेंट हमने कंसीडर कर लिया, तो a कितना आ गया, 2 raised to power ये आ गया a raised to power 2/3।
अब यहाँ पे जो करेक्शन टर्म है ये नेगेटिव आएगी, और जो ए एस है दैट इज़ सरफेस करेक्शन, सरफेस कांस्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। ए एस क्या है, कांस्टेंट है। ए एस में जो हमने 4 पाई छोड़ा था, आर नोट छोड़ा था, ये दोनों ही इंक्लूडेड करके इसकी वैल्यू होती है। सो जो सरफेस करेक्शन टर्म आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, दैट इज़ ए रेज टू पावर 2/3। इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द न्यूक्लियर पैरिटीज ऑफ ऑक्सीजन 17 एंड कॉपर 29। इट इज़ 53 और 63, इट इज़ 63। कितना है, 29 एंड 63। तो ये हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग शेल मॉडल। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा। सो ऑक्सीजन में सबसे पहले जो प्रोटॉन का नंबर है वो 8 है, दैट इज इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हम स्पिन और पैरिटी फाइंड नहीं करते, उसके लिए इसका आंसर आता है 0, ठीक है। सो हम ऑड नंबर्स के लिए फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जब हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा 17 - 8 इज इक्वल टू 9। सो ऑड नंबर आ गया, ठीक है। सिमिलरली कॉपर में क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर है वो ऑड नंबर है, और जो न्यूट्रॉन्स है वह इवन है, तो इवन के लिए हम फिलिंग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिमिलरली शेल मॉडल के अकॉर्डिंगली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की भी फिलिंग होती है अलग अलग शेल्स में, ठीक है। सो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 9। तो ये हमारे पास बन गया 1s 1/2। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे, 2। अब ये कैसे हमें फाइंड करना है, तो इसमें ये जो 1/2 वाली वैल्यू होती है दिस रिप्रेजेंट जे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, या न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन कितने होते हैं, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 2j + 1। तो 2j की वैल्यू हमारे पास 1/2 + 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2। तो मीन्स इस लेवल में कितने न्यूट्रॉन्स हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, दैट इज़ 2, ओके। नेक्स्ट लेवल है 1p 3/2, इसमें आ जाएंगे 4, 1p 1/2, इसमें आ जाएंगे 2। जो लास्ट न्यूट्रॉन आएगा वो किस लेवल में आएगा, दैट इज़ 1d 5/2। तो लास्ट न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास इस लेवल में, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे पास j कितना बन गया 5/2, और d सब शेल के लिए l कितना होता है 2। अगर l 2 है तो पैरिटी का फॉर्मूला होता है -1/l। तो यहाँ पे l की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पैरिटी हमारे पास क्या आ गई, इवन। अगर आपको स्पिन और पैरिटी दोनों इकट्ठे पूछा हो तो उसका आंसर आ जाएगा 5/2 प्लस, ठीक है। ये हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। सो दैट मीन्स ऑक्सीजन की जो पैरिटी है वो क्या आ गई, इवन। सिमिलरली हम प्रोटॉन 29 प्रोटॉन्स के लिए फिलिंग कर लेंगे फॉर कॉपर, ठीक है। तो उसके लिए जो लास्ट प्रोटॉन आएगा वो किस लेवल में आएगा, दैट इज़ 2p 3/2 में। तो उसके लिए j कितना हो गया 3/2, l कितना हो गया 1। तो पैरिटी उसकी क्या आ जाएगी, दैट इज़ p इज इक्वल टू -1/1 इज इक्वल टू ऑड। स्पिन पैरिटी क्या आ जाएगी 3/2 नेगेटिव, ओके। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या बनेगा, लेट्स सी। सो ऑक्सीजन की आ गई हमारे पास ऑड, इवन सॉरी, और कॉपर की आ गई ऑड। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए हमारी करेक्ट होगी। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन ए। ऑक्सीजन की पैरिटी आएगी इवन, कॉपर की आएगी ऑड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द असमिट्री टर्म इन द स्फेरिकल मास सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला इज़ बिकॉज ऑफ। तो जो असमिट्री टर्म आती है वो किसकी वजह से आती है, तो नाम से ही हमें रिप्रेजेंट हो जाता है। असमिट्री आती है ड्यू टू द अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इस वजह से जो हमारे पास एनर्जी करेक्शन टर्म आती है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला में, दैट इज़ कॉल्ड असमिट्री टर्म। तो इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, फाइंड द न्यूक्लियर पैरिटीज ऑफ न्यूक्लियाई निकल 2861 एंड जर्मेनियम 2273। अब जैसे हमने 18th क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सिमिलर वे से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर क्या आएगा।
सिमिलरली आपने क्या करना है कि जो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए फिलिंग करनी है। आफ्टर दैट एल की वैल्यू फाइंड कर लो, किस सब शेल में लास्ट वाला जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ रहा है। एल की वैल्यू फाइंड करके पैरिटी फाइंड आउट कर लो, तो पैरिटी ऑड आएगी या इवन आएगी, ठीक है। तो 20th का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी, निकल की आएगी ऑड पैरिटी और जर्मेनियम की आएगी इवन पैरिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच नंबर इज़ नॉट मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं, ये हमने डिटेल में पहले क्वेश्चन में कर लिया कि मैजिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। वाई दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर। तो फर्स्ट 4 जो मैजिक नंबर होते हैं दैट आर 2, 8, 20, 28। तो इसमें 2 भी है, 8 भी है, 20 भी है, बट 18 इज़ नॉट। सो 18 इज़ नॉट अ मैजिक नंबर, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की होती है, तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको फाइंड करने का भी तरीका बता देती हूँ बिल्कुल ईजिली वे से। अब आपको कोई भी यूनिट फाइंड करने से पहले आपको ये देखना है कि ऑप्शन आपको किस में दी गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जाउल है और टेस्ला। मीन्स हमें एक तो एनर्जी चाहिए और एक क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल। ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एल होता है एंगुलर मोमेंटम, एम इज़ द मास। ये अकॉर्डिंगली होगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट हम न्यूक्लियस की फाइंड कर रहे हैं या फिर प्रोटॉन की फाइंड कर रहे हैं या फिर न्यूट्रॉन की फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना ही मैग्नेटिक फील्ड वाली टर्म आ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में लेके आएंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर ली हूँ फॉर्मूला दैट इज़ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो किसके इक्वल होता है, F इज़ इक्वल टू ई वी क्रॉस बी के, ठीक है। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं ई वी बी। तो यहाँ से E की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, दैट इज़ F डिवाइडेड बाई वी बी। अब यहाँ पे हम E की वैल्यू फिल कर देते हैं, दैट इज़ F डिवाइडेड बाई वी बी, ठीक है, इंटू 1/2m। और L की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होती है M, V एंड R। तो V से V कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, तो म्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ F। ऊपर हमारे पास रह गया F इंटू आर डिवाइडेड बाय, और क्योंकि 2 हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें यूनिट फाइंड करनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस आप किसके इक्वल लिख सकते हो, वर्क डन के, डिवाइडेड बाय बी। तो मैं क्लियर थोड़ा सा लिख देती हूँ। सो म्यू हमारे पास कितना आ गया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, दैट इज़ F क्रॉस R डिवाइडेड बाय बी। अब या तो आप डायरेक्टली यूनिट फिल कर दो, तो F की क्या हो जाएगी, SI यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी टेस्ला। तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जाउल के, और डिवाइडेड बाय टेस्ला। तो म्यू की जो यूनिट है वो किसके इक्वल आ गई, दैट इज़ जाउल पर टेस्ला, और जाउल डिवाइडेड बाय टेस्ला, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन सही होगी, दैट इज़ ऑप्शन बी। जब भी आपको यूनिट किसी की भी फाइंड करनी आए, ठीक है, आपको नहीं याद तो आप ऐसे फॉर्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि द ड्यूट्रॉन हैज़ विच पैरिटी। तो ड्यूट्रॉन क्या होता है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो उसकी जो पैरिटी होती है वो क्या होती है, इवन होती है। सो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए क्या है कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, पी स्कैटरिंग एट लो एनर्जी ऑर्बिट्स। पी स्कैटरिंग मीन्स प्रोटॉन स्कैटरिंग है जो लो एनर्जी पे, वो कौन सा प्रिंसिपल ऑपे करती है, ठीक है। तो प्रोटॉन है हमारे पास, उसकी स्पिन क्या होती है, हाफ। तो हाफ स्पिन पार्टिकल है, ऑब्वियसली वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, वो फर्मी स्टैटिस्टिक्स भी फॉलो करेंगे। जितने भी हाफ स्पिन पार्टिकल्स होते हैं वो सभी किस स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, दैट इज़ फर्मी स्टैटिस्टिक।
तो अभी ये तो दोनों ऑप्शन अलग अलग होगी, बट डी ऑप्शन अगर आप देखो तो उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी गिवन है और फर्मी स्टैटिस्टिक दोनों गिवन है इकट्ठा। तो हमारे पास जो इसकी करेक्ट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन इज न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ एक्सचेंज नेचर। A nucleon emits a virtual pion of rest mass 140 mega electron volt. What is the range of nuclear force? तो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होगी, ठीक है, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सो मास ऑफ पायोन इज गिवन 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला होता है, अगर तो वो फोटोन के लिए हो देन दैट इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू सी डेल्टा टी, ठीक है। इसको हमने एनर्जी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा एच क्रॉस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, ठीक है, और एच क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ई गामा। ये आप डायरेक्टली रिलेशन याद कर सकते हो। बट अगर कोई मास पार्टिकल हो, क्योंकि जो फोटोन है, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो मास पार्टिकल है अगर कोई भी, तो उसके लिए जो रेंज की वैल्यू आएगी वो किसके लेस देन इक्वल टू होती है, एच क्रॉस डिवाइडेड बाय एम सी। अब हमारे पास पार्टिकल कौन सा गिवन है, पायोन, तो ऑब्वियसली वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा मास पार्टिकल की कैटेगरी में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ इस रिलेशन में सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास एच क्रॉस सी डिवाइडेड बाय एम सी स्क्वायर। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि फर्स्टली तो हमें जो मास गिवन है, ठीक है, तो मास किस यूनिट्स में गिवन है, दैट इज़ इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मास की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में। तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ एम सी स्क्वायर। तो एम किसके इक्वल आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तब ये जो वैल्यू है वो किस में आएगी, किलोग्राम्स में आएगी, एसआई यूनिट में आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सी स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट कि वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी में। तो अब यहाँ पे देखिए एच सी की जो वैल्यू होती है ये भी आप याद कर लीजिए, दिस इज़ 199 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ गया और फर्मी भी आ गया, ठीक है। अब एम सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय कितनी आ गई, सी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया हमारे पास, सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो 199 डिवाइडेड बाय 140 वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1.42 फर्मी। अब यहाँ पे देखिए जो फर्मी यूनिट है वो कैंसिल नहीं हो रही, तो इसका आंसर किस में आएगा, फर्मी। अगर आपको ऑप्शंस मीटर्स में गिवन है तो हमने किया था कि जो 1 फर्मी होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो आर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, दैट इज़ ऑप्शन सी। सो 25th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगी, दैट इज़ 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये जो असाइनमेंट है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85 क्वेश्चंस है। सो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस का हमने सोल्यूशन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। स्टे ट्यून्ड and like the video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.